नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे संस्कृत की शिक्षण विधियां। आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 8, जिसके अंदर पद्य यानी काव्य की जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए रहेगी, इसलिए अंत तक सभी साथी हमारे साथ बने रहें। इससे पहले हमारी 7 क्लासें हो चुकी है, जिसके अंदर हमने लगभग शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है, भाषाओं के बारे में अध्ययन कर लिया है। जो दर्शे सर्वेश साधन है वो बचे हैं, तो उनके बारे में हम आगे अध्ययन कर लेंगे। तो इस क्लास पर आप अंत तक बने रहे। बाकी की अगर आप क्लासें देखना चाहते हैं तो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शिक्षण विधियों के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमारे जो रहेगी वो रहेगी काव्य की प्रमुख जो शिक्षण विधियां हैं, पद्य की जो प्रमुख शिक्षण विधियां हैं वो दोस्तों, जिसके अंदर लगभग हम जो आज 9 शिक्षण विधियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, और वो भी बहुत ही शॉर्ट के अंदर, स्वीट के अंदर। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनकर आते हैं वो कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, वो सभी यहां पर आपको मिलेगा। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं दोस्तों संस्कृत शिक्षण की जो काव्य या पद्य की विधियां हैं उनकी ओर। काव्य या पद्य की शिक्षण विधियां। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, आनंदानुभूति है। और यही क्वेश्चन सर्वाधिक एग्जामों के अंदर आता है कि काव्य शिक्षण का संस्कृत के अंदर क्या उद्देश्य है। इनमें से रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति और आनंदानुभूति, ये तीनों है जो आपके काव्य शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। दोस्तों, काव्य शिक्षण अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, इसके लिए कक्षा में काव्य में वातावरण की आवश्यकता होनी चाहिए। पद्य यानी काव्य के रूप में काव्य में वातावरण अगर आप जो है कक्षा में बनाते हैं तो उससे क्या होगा, जो आपकी कक्षा है वो काव्य शिक्षण से रिलेटेड जो शिक्षा है वो प्राप्त कर पाएगी। दोस्तों, अब बात करें हम काव्य शिक्षण की मुख्य विधियों की, तो 9 विधियां हैं। गीत विधि, भाषा अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि, भाष्य विधि, तुलना विधि, समीक्षा और टीका विधि। यह है, जिनमें पहली विधि आपकी स्क्रीन पे है, यह है गीत विधि, जिसको नाट्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह विधि प्रारंभिक कक्षा के लिए उपयोगी होती है। जो गीत विधि होती है यानी गाकर, जो काव्य जो पद्य है उसको गाकर, नाटक के रूप में या गाकर बताना, तो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है गीत विधि। किसी भी कार्य को करने के लिए जितनी ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होती है, अधिगम भी उतना ही स्थायी होता है। अगर आप जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं इनको जितना प्रभावित करेंगे कोई भी शिक्षण विधि का प्रयोग करके, उतना ही आपका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी होगा। अधिगम है, बालक अधिक कर पाएंगे, सीख अधिक पाएंगे। दोस्तों, और गीत विधि से जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो बहुत अधिक प्रभावित होती है। दोस्तों, इसलिए अध्यापक को संस्कृत में गीत तथा सरल श्लोक आदि का गीत विधि से अभिनय सहित शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। अगर अभिनय करेगा तो वो एक नाटक के रूप में अभिनय भी करेगा, और साथ के अंदर गीत के रूप में वो जो है गीत भी काव्य का गाता जाएगा। यह होती है आपकी गीत विधि। दूसरी विधि की ओर हम चलते हैं। दूसरी विधि है आपकी भाषा अनुवाद विधि। दोस्तों, देखिए भाषा अनुवाद विधि, यह काव्य शिक्षण की परंपरागत विधि अथवा अर्थबोध विधि के नाम से भी जानी जाती है। पहली बात तो कि जो भाषा अनुवाद विधि, भाषा का अनुवाद करना, नाम से पता चल गया। तो क्या है, परंपरागत विधि है। अर्थबोध यानी अर्थ बताया जाता है, अन्य नाम है इसका अर्थबोध विधि। दोस्तों, इस विधि में अध्यापक श्लोक का आदर्श वाचन करके उसका अर्थ बताता है। जो श्लोक है, जो पद्य भाग है, जो काव्य है, उसका पहले अध्यापक क्या करेगा, आदर्श वाचन करेगा। उसका वाचन करेगा, वाचन करके फिर उसका संपूर्ण अर्थ है वो है जो छात्रों को बताया इस विधि के अंदर जाता है, भाषा अनुवाद विधि के अंदर। यह काव्य शिक्षण की शुष्क विधि होती है। कैसी है, शुष्क विधि है। दोस्तों, इसमें छात्र श्लोकों को रटकर लिखने में तो समर्थ होते हैं, लेकिन मुख्य भाव अर्थात सौंदर्य अनुभूति में क्या रहते हैं, असमर्थ होते हैं। दोस्तों,
भाषा अनुवाद विधि के अंदर छात्र रट लेते हैं और श्लोकों को रटकर क्या कर लेते हैं, याद हो गया तो लिख लेंगे। लेकिन अगर हम काव्य शिक्षण कर रहे हैं तो काव्य शिक्षण के अंदर अगर हमें सौंदर्य अनुभूति नहीं हो रही है, रसानुभूति नहीं हो रही है, तो काव्य शिक्षण का जो औचित्य है वो आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है और वो आपकी भाषा अनुवाद विधि में सौंदर्य अनुभूति नहीं होती है। आगे देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें छात्र निष्क्रिय व तथा शिक्षक सक्रिय होता है। क्योंकि शिक्षक है, पहले तो पूरा श्लोक बोलेगा, पढ़ेगा, फिर उसका अनुवाद करेगा, उसका अर्थ बताएगा। छात्र सक्रिय है, अध्यापक सक्रिय है, जबकि छात्र है वो तो सिर्फ सुन रहे हैं, मतलब निष्क्रिय, नींद ले रहे हैं, ये समझिए आप। लेकिन वर्तमान में इसी विधि से काव्य शिक्षण प्रचुर मात्रा में किया जाता है। वर्तमान के अंदर काव्य शिक्षण के अंदर अगर हम विधियां देखें तो उनके अंदर जो आपकी भाषा अनुवाद विधि है वो अधिक काम में ली जा रही है दोस्तों। तीसरी विधि की ओर चलते हैं काव्य शिक्षण की। तो तीसरी विधि आती है व्याख्या विधि, किसी चीज की व्याख्या करना। इस विधि में प्रत्येक पद की व्याख्या के साथ साथ पद्य का भाव समझाया जाता है। व्याख्या विधि के अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारा काव्य है, जो हमारा श्लोक है, उसका जो जो पद है उनकी व्याख्या करके उनको विस्तृत समझाया जाता है और फिर जो पद्य का भाव है, क्या भाव है, क्या उसका पूरा पद्य जो श्लोक है उसका अर्थ है, उसको समझाया जाता है। श्लोक की रचना शैली, कवि का परिचय, प्रसंग, अलंकार, छंद आदि पर भी प्रकाश डाला जाता है व्याख्या विधि के अंदर। जो व्याख्या विधि होती है आपकी, ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं होती है। व्याख्या विधि जो है ये विधि है जो उच्च स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है दोस्तों। इस विधि से छात्र श्लोक के अर्थ को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, श्लोक को समझ सकते हैं, श्लोक का अर्थ क्या है, उसका भाव क्या है, उसका रस क्या है, सब इससे समझ सकते हैं दोस्तों। अगली विधि की ओर हम चलें तो चौथी विधि हमारे आती है काव्य शिक्षण की, वो है हमारी दंडान्वय विधि दोस्तों। काव्य शिक्षण में श्लोक के अर्थ को समझने में अन्वय की विशेष भूमिका होती है। दंड प्लस अन्वय, दंड होता है वाक्य का और वाक्य का अन्वय क्या है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर आप श्लोक का अर्थ समझना चाहते हैं तो श्लोक के अंदर जो वाक्य है उसका जो अन्वय है उसकी क्या रहेगी, विशेष भूमिका रहेगी। अन्वय को आपको समझना पड़ेगा। इस विधि के द्वारा श्लोक में प्रधान वाक्य को खोजा जाता है। जो मुख्य वाक्य होता है वही उसका अन्वय होता है। तो श्लोक का जो मुख्य वाक्य है उसको ढूंढकर दंडान्वय विधि के अंदर निकाला जाता है दोस्तों। इस विधि में व्याकरण संबंधी प्रश्न भी किए जाते हैं, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं वो भी इसके अंदर क्या किए जाते हैं, सरल किए जाते हैं दोस्तों। दंड का अर्थ ग्रंथि युक्त दंड है, मतलब दंड का वाक्य का प्रतीक होता है। यहां पर कोई दंड है जो यहां पे छड़ी वाला दंड नहीं है देने वाला। दंड का मतलब है वाक्य का एक प्रतीक बनाया गया है। और दंड अन्वय यानी मुख्य वाक्य कौन सा है वो इस विधि में काम में लिया जाता है। व्याकरण के प्रश्नों से निरसता आती है, इसलिए इस विधि के मुख्य उद्देश्य से रसानुभूति की प्राप्ति नहीं होती। दंडान्वय विधि से जो हम काव्य शिक्षण की मुख्य चीज प्राप्त करना चाहते हैं वो इस विधि से प्राप्त नहीं कर पाते हैं दोस्तों। यह है आपकी दंडान्वय विधि, दंड अन्वय, मुख्य वाक्य का खोज करना। अब इसी से मिलता जुलता नाम आ रहा है खंडान्वय विधि दोस्तों। देखिए ये कैसी विधि है। इस विधि में भी अन्वय के लिए प्रधान वाक्य को खोजा जाता है, मुख्य वाक्य अन्वय के लिए खोजा जाता है दोस्तों। दंडान्वय हो चाहे खंडान्वय हो, इस विधि में पाठ्य विषय तथा साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछकर अन्वय किया जाता है। एक तो जिस विषय के बारे में हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, एक जिस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं उसके साहित्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यह प्रश्नोत्तर विधि का एक अंग है। खंडान्वय विधि को हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह क्या है, एक प्रश्नोत्तर विधि ही है दोस्तों। इसमें छात्र क्या रहेंगे, सक्रिय। क्यों? कारण क्या, प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
छात्र काव्य की सौंदर्यानुभूति के अवसर को भी क्या करते हैं, इस विधि में प्राप्त करते हैं। सौंदर्यानुभूति भी होती है जो दंडान्वय में नहीं हो रही थी। आगे देखिए, छात्र श्लोक के भाव को ग्रहण करते हैं। जो श्लोक का भाव है उसको भी खंडान्वय विधि के अंदर छात्र ग्रहण करते हैं और यह पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इंपॉर्टेंट चीज, सीधा क्वेश्चन आया एग्जामों में, संस्कृत शिक्षण में पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाए तो वो रहेगी आपकी खंडान्वय विधि। दोस्तों आगे चलिए, अब आ रही है हमारी 6 नंबर की जो काव्य शिक्षण की विधि, पद्य शिक्षण की विधि, वो है भाष्य विधि। नाम सुना होगा व्यास विधि, वो ही है दोस्तों। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इस विधि को व्यास विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो भाष्य विधि या व्यास विधि एक ही है दोस्तों। देखिए इसके अंदर क्या होता है। इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह अनेक दृष्टांतों से श्लोक के अर्थ को स्पष्ट करता है। पहले बात मैं कहूं, अगर भाष्य विधि एक शिक्षक काम में ले रहा है तो शिक्षक है उसको जो श्लोक है उससे रिलेटेड साहित्य पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कथावाचक के रूप में जो शिक्षक है वो श्लोक के अर्थ है उसको स्पष्ट करता है और एक अर्थ में नहीं अनेक अर्थों में छात्रों को समझाता है। इस विधि में शिक्षक श्लोक में आए छंद, अलंकार, माधुर्य आदि गुणों का भी ज्ञान छात्रों को करवाता है। दोस्तों इस विधि में सक्रिय तो रहता है शिक्षक और निष्क्रिय रहता है छात्र, क्योंकि छात्रों से कोई काम करवाया ही नहीं जा रहा है। छात्र तो बैठे हैं, बैठे बैठे नींद आएगी उनको। यह विधि उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। भाष्य विधि जिसको हम व्यास विधि के नाम से जानते हैं, उच्च कक्षाओं के लिए क्या होती है, उपयोगी होती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। आगे चलिए, 7 नंबर की जो हमारी विधि आएगी वो आएगी तुलना विधि। इस विधि से शिक्षक श्लोक का अध्ययन करवाते समय उसके समान भाव वाले श्लोक से तुलना करते हुए अध्यापन कार्य करता है। तुलना विधि नाम से पता चल गया होगा आपको। आप शिक्षक ये श्लोक लिया, उसने एक श्लोक ले लिया, इसी के समान ये दूसरा श्लोक ले लिया उसने। पहले हमारे सिलेबस में ये श्लोक है तो उसका इसके द्वारा अर्थ भी बताया जाएगा। दोनों श्लोकों की तुलना की जाएगी, उनके दोनों श्लोकों का भाव समझाया जाएगा। इस प्रकार दोनों में तुलना करके शिक्षण करवाया जाता है तुलना विधि के अंदर। इस विधि में शिक्षक को अधिक श्रम करना पड़ता है। एक तो एक श्लोक का अर्थ बताना, एक श्लोक को समझाना, एक का कथावाचन करना। यहां पर तो दोनों का काम कर रहा है तो 2 का दुगुना समय लगेगा, अधिक परिश्रम होगा। इस विधि में शिक्षक को साहित्य का गहन ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप श्लोक है उसकी तुलना करके पढ़ाना चाहते हैं तो शिक्षक को साहित्य का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। तुलना करते हुए पढ़ाने से छात्रों की विषय वस्तु के प्रति रुचि बढ़ जाती है। और सीधी सी बात है, कोई सा भी विषय हो, हम संस्कृत की बात कर रहे हैं, संस्कृत से हटकर आप कोई से भी विषय में चले जाओ, अगर आप तुलना करके पढ़ाओगे तो छात्रों की हमेशा उस विषय में रुचि बढ़ेगी। दोस्तों इस विधि से तर्क शक्ति व निरीक्षण शक्ति का भी विकास होता है। जो तुलना विधि है इससे छात्रों की तर्क और निरीक्षण इन दोनों शक्तियों का क्या होता है, विकास होता है। यह विधि भी उच्च स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है, क्योंकि छोटी कक्षाओं के अंदर तुलना करके लागू नहीं किया जा सकता, बड़ी कक्षाओं में लागू कर सकते हैं। यह थी 7वीं विधि। 8वीं विधि हमारी देखिए समीक्षा विधि है। देखिए समीक्षा विधि, इस विधि में श्लोक की पृष्ठभूमि की परिचर्चा करते हुए आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा भौगोलिक परिस्थिति पर प्रकाश डाला जाता है। जो श्लोक हमने लिया है उसकी पृष्ठभूमि है, उसमें आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, भौगोलिक, नैतिक हर प्रकार का प्रकाश है छात्रों को डालकर बताया जाता है। समीक्षा विधि में काव्य के गुण दोष आदि का विवेचन भी किया जाता है। जो श्लोक हमने ले रखा है उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, वो समीक्षा के अंदर ही बताए जाते हैं। और समीक्षा विधि भी उच्च स्तर के लिए उपयोगी विधि होती है। समीक्षा विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है दोस्तों। और
काव्य शिक्षण की 9वीं विधि आती है टीका विधि दोस्तों। इस विधि में शिक्षक विभिन्न टीकाओं के माध्यम से अर्थबोध करवाता है। विभिन्न टीकाओं के माध्यम से क्या करता है? अर्थ बताता है दोस्तों। इस विधि में श्लोकों की साहित्य एवं व्याकरण से संबंधित व्याख्याएं भी क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है। संस्कृत साहित्य में मलिनाथ द्वारा लिखी गई टीकाएं क्या है? प्रसिद्ध। और यह क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। संस्कृत साहित्य में किनकी जो टीकाएं प्रसिद्ध है? मलिनाथ जी की। और यह विधि भी किसके लिए है? उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। तो छोटी क्लास आज की थी हमारी, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने काव्य की जो शिक्षण विधियां हैं, जो पद्य की शिक्षण विधियां हैं, उनका अध्ययन किया। आगे आएगी हमारे व्याकरण। नेक्स्ट क्लास नंबर 9 में रहेगी व्याकरण की शिक्षण विधियां, जिसके अंदर प्राचीन विधियां भी रहेगी, नवीन विधियां भी रहेगी, दोनों रहेगी। कुल मिलाकर व्याकरण की 12 विधियां हैं जो कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। इसलिए एक भी क्लास मिस कर दी तो नंबर 1 कट सकता है। प्रत्येक क्लास को जरूर अटेंड करें दोस्तों। बाकी की क्लासें प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां पर जाकर शुरू से एंड तक देख लो। शॉर्ट के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान, शॉर्ट के अंदर संस्कृत शिक्षण विधियां आपको यहां पर मिलेगी दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।